Hello, dear students. Welcome back to the YouTube channel Electrotech CC. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम देखने वाले हैं फुल ब्रिज इन्वर्टर किस तरह से वर्क करता है। फुल ब्रिज इन्वर्टर को एश ब्रिज इन्वर्टर भी बोला जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो स्विच 1, 4, 2 एंड 3 इन स्विच को लोड के साथ एच शेप में जोड़ा गया है। यानी कि ये जो एच शेप बनता है इससे इसे एच ब्रिज इन्वर्टर भी बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है, सिंपल रेजिस्टिव लोड है और 4 ट्रांजिस्टर बेस्ड स्विच है जिसे हम टर्न ऑन टर्न ऑफ करके यहाँ पे जो ये डीसी पावर है इसे लोड में एसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से इसका ऑपरेशन होता है, इस तरह से कौन कौन से मोड ऑपरेट होते हैं, इसके वेवफॉर्म किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, इंडक्टिव लोड के साथ फुल ब्रिज इन्वर्टर किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोड में मैंने यहाँ पे T1 स्विच एंड T2 स्विच को टर्न ऑन किया है एंड T3 स्विच एंड T4 स्विच को टर्न ऑफ किया है। ओके, तो इसे हम मोड 1 बोलेंगे। मोड 1 में T1 एंड T2 स्विच ऑन है, यानी कि कंडक्शन मोड में है। कंडक्शन मोड में ले जाने के लिए आपको यहाँ पे IB1 एंड IB2 बेस करंट अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि ये दोनों स्विच टर्न ऑन या सैचुरेशन मोड में जा सके। ओके, तो मैंने यहाँ पे बेस करंट अप्लाई कर दिया है। जब बेस करंट हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो ये VS पावर सोर्स है, डीसी पावर सोर्स है, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा इस स्विच के थ्रू लोड में एंड लोड के थ्रू स्विच 2 के थ्रू यहाँ पे इस तरह से क्लोज लूप कंप्लीट होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है और लोड में अगर हम देखें तो लोड में पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ओके, अगर मैं यहाँ पे नोड ए एंड नोड बी लिखता हूं तो करंट की डायरेक्शन नोड ए टू नोड बी है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अगर लोड में करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो यहां पे जो ये वोल्टेज आपको मिलेगा वो वोल्टेज VO इज इक्वल टू I इंटू R होगा। ओके, I पॉजिटिव करंट है तो पॉजिटिव करंट की वजह से पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। ओके, यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड लिखे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे t से लेके 0 से लेके t/2 टाइम पीरियड तक अगर हम पल्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे t/2 टाइम पीरियड तक आउटपुट आपको मिलता रहेगा। अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो I0 या फिर IO आउटपुट करंट इज इक्वल टू VO डिवाइड बाय R जितना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमारी स्विच T1 एंड T2 टर्न ऑन होती है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। जब ये शॉर्ट सर्किट होगी तो जो हमारा लोड है वो सोर्स की डायरेक्टली पैरेलल में आ जाएगा। अगर ये दोनों स्विच आइडियल स्विच है तो आइडियल स्विच का स्विचिंग लॉस 0 होता है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में करंट VS डिवाइड बाय R जितना मिलेगा। ओके, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज होगा। ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्लस VS जितना होगा और यहाँ पे जो करंट मिल रहा है वो करंट प्लस VS बाय R जितना मिलेगा। ओके, अप टू t/2 टाइम पीरियड तक। और ये जो फर्स्ट मोड है उसमें हमने T1 स्विच एंड T2 स्विच को टर्न ऑन किया है, कंडक्शन मोड में लिया है और उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट का वेवफॉर्म इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ये मोड 1 है। इसी तरीके से हम मोड 2 में एक T3 स्विच एंड T4 स्विच को कंडक्शन मोड में ले जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, जिसमें T3 एंड T4 स्विच को हमने टर्न ऑन किया है और इसकी वजह से यहाँ पे मैंने गेट पल्स अप्लाई किया है और इसे टर्न ऑन करने के लिए मैंने यहाँ पे IB3 एंड IB4 बेस करंट अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ये दोनों स्विच कंडक्शन मोड में जाएंगी, यानी कि सैचुरेशन में चली जाएगी। सैचुरेशन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम नोड A एंड नोड B की बात करें तो करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू T3 स्विच एंड T3 स्विच टू लोड टू T4 स्विच एंड यहाँ पे इस तरह से क्लोज पाथ कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो करंट की डायरेक्शन है वो नोड B टू नोड A करंट की डायरेक्शन है। ओके, तो करंट की डायरेक्शन जब B टू A है तो यहाँ पे लोड में करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो मोड 2 की बात करें तो मोड 2 में हमने T3 एंड T4 स्विच को टर्न ऑन किया,
जिसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में करंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे -IO इंटू R लिखता हूं तो करंट की माइनस साइन इंडिकेट करती है रिवर्स करंट की डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें तो आउटपुट करंट इज इक्वल टू -VO डिवाइड बाय R। जब दोनों स्विच शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज होगा, लेकिन जो साइन है वो एज इट इज रहेगी -VS डिवाइड बाय R। ओके, R हमारा रेजिस्टिव लोड है। तो यहाँ पे सेकेंड मोड में अगर हम T/2 टाइम पीरियड से T टाइम पीरियड तक यहाँ पे T3 एंड T4 स्विच को टर्न ऑन करते हैं तो उस दौरान हमें यहाँ पे नेगेटिव में एक आउटपुट पल्स मिलेगा जिसकी -VS जितना। ओके, और ये T/2 टाइम पीरियड से T टाइम पीरियड तक होगा। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट में हमारे पास यहाँ पे -VS डिवाइड बाय R जितना आउटपुट करंट मिलेगा। ओके, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गई या फिर मोड 2 हो गया, जिसमें रिमेनिंग दो स्विच को हमने टर्न ऑन किया और उसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे हमें जो करंट मिल रहा है वो लोड में ऑपोजिट पोलैरिटी में मिल रहा है, तो नेगेटिव साइन आएगी और आपको इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल में भी कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट डीसी पावर था, VS डीसी पावर है, और इस डीसी पावर से हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट वोल्टेज में AC आउटपुट एंड AC करंट मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से आप फुल ब्रिज इन्वर्टर का इस्तेमाल करके यहाँ पे आउटपुट में AC पावर को कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज और होती है जिसे बोला जाता है क्रॉस कंडक्शन। क्या होता है क्रॉस कंडक्शन, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ओके, जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस कंडक्शन बोला जाता है। जब हम T1 स्विच एंड T2 स्विच को टर्न ऑन करते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 to T/2 टाइम पीरियड तक हम इन दोनों स्विच को टर्न ऑन करेंगे, T1 एंड T2। ओके, देन सेकेंड मोड में T/2 टाइम पीरियड से लेके T टाइम पीरियड तक हम T3 एंड T4 स्विच को टर्न ऑन करते हैं, T3 एंड T4 स्विच को टर्न ऑन करते हैं। तो दोनों की स्विचिंग में एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसमें चारों की चारों स्विच टर्न ऑन एक साथ हो जाती है। ओके, या फिर कोई एक लिंक, यहाँ पे जो ये T1 एंड T4 स्विच है इसे एक लिंक बोला जाता है। यहाँ पे T3 एंड T2 स्विच है उसे लिंक बोला जाता है। अगर इस लिंक में से दोनों स्विच एक साथ टर्न ऑन हो जाती है, T1 एंड T4 एक साथ टर्न ऑन हो जाती है और T3 एंड T2 स्विच एक साथ टर्न ऑन हो जाती है, तो यहाँ पे ये दोनों स्विच डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये पावर सोर्स है, डीसी पावर सोर्स, वो डायरेक्टली इन दोनों स्विच के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से यहाँ पे आपका जो सोर्स है वो सोर्स डैमेज हो जाएगा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को क्रॉस कंडक्शन बोला जाता है, जब दो स्विच, एक ही लिंक की दो स्विच एक साथ टर्न ऑन हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है T/2 टाइम पीरियड पे T2 एंड T3 स्विच टर्न ऑन हो जाएगी या फिर T1 एंड T4 स्विच टर्न ऑन हो जाएगी, तो हमारा जो डीसी पावर सोर्स है वो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाता है और डीसी पावर डैमेज हो जाता है। तो इसे बोला जाता है क्रॉस कंडक्शन। इन्वर्टर में क्रॉस कंडक्शन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिले ऐड किया जाता है। जब फर्स्ट दो स्विच T1 एंड T2 स्विच टर्न ऑन होके टर्न ऑफ हो जाती है, बाद में थोड़े डिले के बाद T3 एंड T4 स्विच को टर्न ऑन किया जाता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो डिले ऐड हो गया है, इस डिले की वजह से अभी दोनों स्विच एट अ टाइम टर्न ऑन नहीं होती है। ओके, तो इस डिले को डेड बैंड बोला जाता है और इस डेड बैंड में एक भी स्विच एट अ टाइम टर्न ऑन नहीं होगी। ओके, तो इस डिले से हम क्रॉस कंडक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो आपको खास याद रखना है कि क्रॉस कंडक्शन एक्चुअल में है क्या। क्रॉस कंडक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिले ऐड करना पड़ता है और इस डिले से क्रॉस कंडक्शन को अवॉइड किया जाता है और आउटपुट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखने को मिला होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर वेव हमें मिल रहे थे उसमें एक टाइम पीरियड ऐसा आ जाता है जहां पे आउटपुट वोल्टेज 0 हो रहे हैं। ओके, तो इस टाइप के स्क्वायर वेव को मॉडिफाइड स्क्वायर वेव या फिर क्वाजी स्क्वायर वेव बोला जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि क्वाजी स्क्वायर वेव क्या होता है एंड मॉडिफाइड स्क्वायर वेव क्या होता है।
ओके, तो यहाँ पे जो ये हम देख रहे हैं ये मॉडिफाइड स्क्वायर वेव है, जिसमें एक टाइम पीरियड ऐसा आ जाता है जिसमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाती है। जब डेड बैंड होगा तभी सभी स्विच एट अ टाइम टर्न ऑफ हो जाएगी और इस टर्न ऑफ के दौरान आपको आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेंगे, आउटपुट करंट भी 0 मिलेगा। ओके, तो इसे क्रॉस कंडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फुल ब्रिज इन्वर्टर विथ इंडक्टिव लोड। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फुल ब्रिज इन्वर्टर विथ इंडक्टिव लोड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे रेजिस्टिव लोड के साथ इंडक्टिव पार्ट भी ऐड कर दिया है, तो ये एक इंडक्टिव लोड हो गया है। इस इंडक्टिव लोड में हर एक बार एनर्जी स्टोर होगी और इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए जिस तरह से हम हाफ ब्रिज इन्वर्टर में फीडबैक डायोड अटैच करते थे, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 4 फीडबैक डायोड अटैच कर दिए हैं, D1, D2, D3, D4। ये चारों फीडबैक डायोड जब एनर्जी इंडक्टिव लोड में एनर्जाइज होगी, स्टोर होगी, तो उसे रिलीज करने में हेल्प करेंगे और जो भी यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई होगी उसे सोर्स में वापस फीडबैक कर देंगे। ओके, तो किस तरह से इसके ऑपरेशन रहते हैं, किस तरह से इसके वेवफॉर्म ड्रॉ किए जाते हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन मोड, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 2 स्विच है T1 एंड T2, इसे हम टर्न ऑन करते हैं। तो जब हम इसे टर्न ऑन करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1 एंड T2 स्विच को हम टर्न ऑन करने वाले हैं। जब हम इसे टर्न ऑन करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा जो सोर्स है वो लोड के पैरेलल हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेंगे वो आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम जितने इनपुट वोल्टेज है उतने आउटपुट वोल्टेज मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे एक टर्न ऑन हो गई है और टर्न ऑन होने की वजह से यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें मैक्सिमम मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने 2 स्विच को टर्न ऑन किया है, T1 एंड T2 स्विच को। ओके, तो ये टर्न ऑन हो गया है। इंडक्टिव लोड में आपको पता होगा, इंडक्टिव लोड में इनिशियली इंडक्टर ओपन रहता है और उसकी वजह से हमें करंट 0 मिलता है। देन इंडक्टिव लोड का नेचर है कि करंट का जो चेंज है इसका ये ओपोज करता है, तो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली आउटपुट करंट में आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। जब आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाते हैं तो हमारा जो इंडक्टर है उसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है और उसी वजह से यहाँ पे करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाती है। उस वक्त हमारा जो इंडक्टिव लोड है वो मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर कर लेगा और उसी वजह से यहाँ पे अगर आपको सेकेंड मोड में T3 एंड T4 स्विच को टर्न ऑन करना है तो उसे आप टर्न ऑन नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इंडक्टिव लोड में एनर्जी है इसे रिलीज करनी होगी। जब तक आप इस एनर्जी को रिलीज नहीं करते हो तब तक आप T3 एंड T4 स्विच को टर्न ऑन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो एनर्जी है इसे फीडबैक डायोड के थ्रू सोर्स में वापस ट्रांसफर कर देना होगा। फीडबैक, तो इसके लिए आपको मोड 2 देखना होगा। मोड 2 में हम 2 डायोड का इस्तेमाल करेंगे और उन 2 डायोड की मदद से यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई होगी उसे फिर से सोर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ये आपका लोड है वो इंडक्टिव लोड है और इंडक्टिव लोड में आपको खास याद रखना है जो करंट की डायरेक्शन इंडक्टिव लोड में एनर्जी स्टोर करते वक्त डायरेक्शन थी, वही डायरेक्शन एनर्जी रिलीज करने के वक्त होनी चाहिए। ओके, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास मोड 2 है। मोड 2 में हम D3 एंड D4 को टर्न ऑन करना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पे एनर्जी जो इंडक्टिव लोड में स्टोर हुई होगी वो रिलीज होके फिर से सोर्स में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम होता है जिस दौरान यहाँ पे करंट की जो वेवफॉर्म है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। मोड 1 में करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी, तो मोड 2 में वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो ये D3 एंड D4 स्विच है वो दोनों स्विच टर्न ऑन हो जाएगी और इसलिए हमारा जो सोर्स है वो लोड की डायरेक्टली पैरेलल में आ जाएगा और जो भी यहाँ पे एनर्जी है उसे वो लोड टू सोर्स ट्रांसफर कर देगा। ओके, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज एंड करंट दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। मोड 2, अगर लोड की एनर्जी रिलीज हो जाती है तो आप यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 स्विच थी उसे टर्न ऑन कर सकते हो।
तो यहाँ पे मोड 3 में T3 एंड T4 स्विच को अभी हम टर्न ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम T3 एंड T4 दोनों स्विच को टर्न ऑन करेंगे और इसीलिए यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो लोड में अभी ऑपोजिट हो जाएगी। ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन की वजह से आउटपुट वोल्टेज ऑपोजिट मिलेंगे और करंट भी हमें नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। जब वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा और उस दौरान यहाँ पे जो ये लोड है उसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाती है तो नेक्स्ट दो स्विच है T1 एंड T2, इसे नेक्स्ट साइकिल में हम टर्न ऑन नहीं कर सकते हैं। तो इसे टर्न ऑन करने के लिए फिर से इसकी जो एनर्जी है इसे रिलीज करनी होगी और एनर्जी रिलीज करने के लिए हम फिर से दो फीडबैक डायोड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलते हैं वो +Vs पॉजिटिव हाफ साइकिल में एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में -Vs जितने मिलते हैं। और करंट की बात करें तो करंट में हमारे पास यहाँ पे जब वोल्टेज 0 हो जाता है तो करंट दोनों साइकिल में मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल में हम इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए रिमेनिंग दो डायोड को टर्न ऑन करेंगे और उस दौरान करंट की जो डायरेक्शन थी वो करंट की डायरेक्शन एज इट इज रहनी चाहिए, यानी कि लोड के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए। और उस दौरान हम मोड 4 में D1 एंड D2 को टर्न ऑन करेंगे और इसी वजह से हमारा लोड है उसकी जो एनर्जी है उसे हम सोर्स में वापस ट्रांसफर कर सकेंगे। ओके, तो एनर्जी जब ट्रांसफर हो जाएगी तो यहाँ पे करंट की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी और हमारी जो फर्स्ट साइकिल थी वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम स्विचिंग की बात करें तो फर्स्ट हमारी T1 एंड T2 स्विच टर्न ऑन होगी, देन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे T1 एंड T2 स्विच टर्न ऑन होगी, यहाँ पे हमारा डायोड D3 एंड D4 टर्न ऑन होगा, यहाँ पे हमारी स्विच T3 एंड T4 टर्न ऑन होगी और यहाँ पे डायोड D1 एंड D2 टर्न ऑन होगा। तो इस तरीके से हमारी चार जो स्विच है उसे हम 1 बाय 1 टर्न ऑन करेंगे और चार फीडबैक डायोड को 1 बाय 1 टर्न ऑन करेंगे और फर्स्ट हमारी साइकिल कंप्लीट होगी। और अगर फुल ब्रिज इन्वर्टर के वेवफॉर्म को कंप्लीट देखें तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, फुल ब्रिज इन्वर्टर विथ इंडक्टिव लोड। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज का वेवफॉर्म जो रेजिस्टिव लोड में था वो वही एज इट इज रहेगा, लेकिन करंट की बात करें तो करंट में आपको इस तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम फुल ब्रिज इन्वर्टर विथ इंडक्टिव लोड का इन्वर्टर डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 3 फेज इन्वर्टर किस तरह से वर्क करता है, 3 फेज इन्वर्टर को किस अलग अलग मोड में डिजाइन किया जाता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।